आज की कहानी ऐसे केस के बारे में है जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने कत्ल का ऐसा भयानक राज खोला जिससे पूरा इलाका दहल गया। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की सबसे पवित्र शहरों में से एक गोरखपुर जिले से। यहीं इसी जिले में शाहपुर करके एक इलाका है। इसी इलाके में अशोकनगर नाम से एक कॉलोनी बसा हुआ है जहाँ पर पूरा यादव परिवार रहता था। ये परिवार इलाके में काफ़ी नामी और खाता पीता परिवार था, क्योंकि घर के 3 बेटों में से सबसे बड़े बेटे राजकुमार यादव पुलिस इंस्पेक्टर थे और सबसे छोटे बेटे विकास यादव आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। इनका अच्छा खासा क्लिनिक भी था। सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे। यह एक हंसता खेलता भरा पूरा परिवार था। बात 2016 की है। यादव परिवार के घर में मरम्मत का काम चल रहा था। एक काम घर के छोटे बेटे ओम प्रकाश यादव ने लगवाया था। सुबह के 9 बजे मिस्त्री मजदूर आते हैं और शाम के 6 बजे तक चले जाते थे। ऐसा ही 21 जनवरी 2016 की सुबह 9 बजे लेबर और मिस्त्री अपने काम पर आते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत लगी तो प्रकाश से मांगने के लिए कुछ लेबर इनके कमरे की ओर जाते हैं। ओम प्रकाश फर्स्ट फ्लोर पर ही अपनी पत्नी अर्चना यादव और 4 साल के बेटे नितिन यादव के साथ रहते थे। बाकी के फैमिली मेम्बर्स ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। इसी समय एक मेड भी ओम प्रकाश के कमरे में सफाई करने के लिए आती है। कुछ लेबर और मेड साथ में कमरे के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया पर किसी ने नहीं खोला। आवाज़ लगाई फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ओम प्रकाश इतनी देर तक कभी भी सोते नहीं थे, क्योंकि यह डॉक्टर थे और सुबह सुबह ही इनको क्लिनिक पर जाना होता। और आवाज़ लगाने पर भी जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की। इत्तेफाक से यह दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, केवल भड़काया गया था। दरवाजे को खोलकर जैसे ही लेबर और घर की मेड ने कमरे में प्रवेश किया, इनकी रूह कांप गई। ये सभी लोग जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए रूम से बाहर निकलते हैं और नीचे की ओर भागते हैं। इसी समय बगल वाले रूम के अंदर से किसी महिला के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी कि दरवाज़ा खोलो, बाहर से किसी ने बंद कर दिया है। और लेबर्स और में इतने परेशान थे कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और सीधे चिल्लाते हुए ग्राउंड फ्लोर पर भागे। घर के बाकी मेंबर्स से पूछते हैं कि क्या हो गया, डर क्यों रहे हो आप सब। इनके घर से ऐसी आवाज़ें सुनकर आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं कि ये शोर कैसा हो रहा है, क्या हुआ है। लेबाश ने बोला कि एक बार ऊपर चलकर देखिए आप सभी लोग। जैसे घर के बाकी मेंबर्स पड़ोसी वगैरह फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं। एक लेबर ने ओम प्रकाश के रूम की तरफ इशारा किया। सभी लोग वहाँ पर आते हैं। आते ही इनकी चीख निकल गई। बेड पर ओम प्रकाश का शव पड़ा हुआ था और इनके साथ रक्त रिसकर जम चुका था। जमीन पर रक्त बिखरे हुए थे। बिस्तर और ओम प्रकाश के कपड़े भी इससे भीगे हुए थे। देखने से लगा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक बगल में इनका बेटा नितिन भी सो रहा था। पता नहीं सो रहा था या उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। जब परिजनों ने चेक किया तो उसकी सांसें भी बंद थीं। लोगों का शोर सुनकर वापस बगल वाले कमरे से दरवाज़ा पीटने और खोलने की आवाज़ें आने लगीं। यह बाहर से बंद था। कुंडी को खोला जाता है। कमरे में ओम प्रकाश की पत्नी अर्चना यादव बदहवास खड़ी थी। ऐसा लगा कि यह किसी से डरी सहमी हो। फिर अपने बेडरूम में जाती है। यहाँ का मंजर देखकर यह बेहोश सी होने लगी, क्योंकि सामने इनके पति और 4 साल के मासूम बच्चे का शव पड़ा हुआ था। यह देखकर मानो उनकी दुनिया तबाह हो गई। घर में मातम पसर चुका था। घर की औरतें रो रही थी, बिलख रही थी। फौरन किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया। शाहपुर थाना के थाना प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ मौका वारदात पर पहुँचते हैं। उस जगह को सील किया जाता है। पिता और पुत्र के शव को हॉस्पिटल भेज दिए देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए घर के लोग चारों तरफ अपने रिश्तेदारों को फ़ोन घुमाना शुरू कर देते हैं। ओम प्रकाश के सेकंड नंबर के भाई ने बड़े भाई राजकुमार यादव को कॉल कर दिया, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे। इनकी पोस्टिंग बलरामपुर जिले के उतरौला थाने में थी। जब इन्हें अपने छोटे भाई की खबर लगी तो तुरंत यह भी गोरखपुर के लिए रवाना होते। उस समय ओम प्रकाश के ससुर यानी अर्चना यादव के पिता दीपचंद यादव PSA के सीनियर ऑफिसर थे। इनकी ड्यूटी चीफ मिनिस्टर हाउस में लगी थी। जब इन्हें अपने दामाद के बारे में पता चला तो यह भी गोरखपुर के लिए रवाना होते हैं। चूँकि चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में थे तो उनसे इनकी जान पहचान थी, जिसके चलते CM ऑफिस से कॉल वहाँ की DIG और SSP को जाता है। इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व कर एक कातिल के बारे में पता करेंगे। ओम प्रकाश के एक रिश्तेदार राज्यपाल ऑफिस में भी काम करते थे, इसलिए राज्यपाल ऑफिस गोरखपुर फ़ोन लगाया गया। देखते ही देखते केस अब हाई प्रोफाइल बन गया। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी वारदात वाली जगह पर आने लगते हैं, क्योंकि यह मामला हाई प्रोफाइल हो चुका था। तो मीडिया भी यहाँ पर पहुँचती है। पुलिस के ऊपर चारों तरफ से दबाव बनने लगा। जब इन्होंने कमरे में गौर किया तो देखा कि सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि किसने यहाँ पर लूटपाट किया हो। कमरे के अंदर से अर्चना के जेवर, मोबाइल फ़ोन जैसी कीमती चीज़ें गायब थीं। साफ तौर पर यह मामला तस्करी का था।
ओम प्रकाश ने इनका विरोध किया होगा तो उनका कत्ल कर दिया। बच्चा भी साथ था तो उसको भी नहीं छोड़ा। पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करती है। वैसे ओम प्रकाश जब छोटे थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनके इनके दोनों भाइयों ने इन्हें अच्छे से पढ़ाया लिखाया। एक पिता के ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी होती है, दोनों भाइयों ने मिलकर उसे उठाया। आगे चलकर प्रकाश जब होशियार हुए तो उनके मन में डॉक्टर बनने की चाह थी। वैसे ये पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। भाइयों ने इनकी शिक्षा को जारी रखा और पढ़ लिख कर डॉक्टर बनाया। ओम प्रकाश आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बने, यानी आँखों के डॉक्टर बने। इसके बाद इनकी प्रैक्टिस के लिए भाइयों ने 2007 में इनके लिए क्लिनिक खुलवा दिया। अभी तक बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी। ओम प्रकाश के रिश्ते की बात सिंगापुर में रहने वाले एक परिवार के पास पहुंचती है। वैसे यह परिवार पहले गोरखपुर का रहने वाला था, लेकिन किसी काम की वजह से सिंगापुर चला गया और वहीं बस गया। लड़की बचपन से ही सिंगापुर में पढ़ी थी और यहीं के एक बैंक में जॉब करती थी। कुछ हफ्तों के बाद गोरखपुर में लड़का और लड़की के परिवार मिलते हैं। रिश्ता पसंद आया तो 2007 में ही पूरे रीति रिवाज के साथ लड़का लड़की की शादी करा दी जाती है। शादी करके लड़की सिंगापुर छोड़कर अपने ससुराल गोरखपुर आ गई। बचपन से ही सिंगापुर में पली बड़ी थी, वहाँ के तौर तरीके में रहती थी, लेकिन अब अचानक से इसे इंडिया आना पड़ा गया। एकदम सही, इसकी पूरी दुनिया बदल गई। इसके रहन सहन का स्टाइल, कल्चर, बिहेवियर, कपड़े, बोल चाल की भाषा, लोग, दिनचर्या, सब कुछ यहाँ पर है। बैंक की जॉब करती है, कंप्यूटर में टाइपिंग करती थी। कहा अब इसे घर झाड़ू लगाने, बर्तन धोने, खाना बनाने जैसा काम करने पर रहते हैं। शुरुआत में तो नई नई चीज़ों को देखकर खुश होती है, लेकिन जब एक ही चीज़ रोज़ रोज़ करना पड़ा तो उसका मन अब सिंगापुर जाने का करने लगा। अब अपने घर की याद आने लगी। इसको सिंगापुर जाना था। करीब 6 महीनों तक यह अपने ससुराल में एडजस्ट करती रही, फिर सिंगापुर वापस चली गई। यहाँ पैटर्न दोबारा से जॉब शुरू कर दी गई। आगे चलकर इसने अपने पति ओम प्रकाश को डिवोर्स दे दिया। इन सबसे परिवार को बहुत बड़ा धक्का लगता है, दुख होता है, पर क्या कर सकते हैं, उसको ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। ओम प्रकाश का क्लिनिक काफ़ी अच्छा चल रहा था। शादी के 6 महीने में टूट गई थी। इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, काफ़ी यंग थे। कोई भी अपनी बेटी इन्हें आराम से दे देगी, इसलिए माँ अब वापस शादी के बाद चलाने की को कहती है। वापस रिश्तेदारों ने इधर उधर पता करना शुरू कर दिया। शादी में केवल एक दिक्कत हो सकती थी कि लड़का तलाकशुदा है। पता नहीं कौन डिवोर्स लड़के से अपनी बेटी की शादी कराएगा। लेकिन इस चीज़ के अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। लड़का पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था, अच्छे खासे पैसे कमाता था, उम्र भी कम ही थी। परिवार के लोग भी अच्छे स्वभाव के थे। शादी के बाद धीरे धीरे दीपचंद यादव के घर पर पहुंचती है। इनकी बेटी थी अर्चना यादव। इनका मूल रूप से निवास स्थान गाजीपुर का था, लेकिन ड्यूटी की वजह से दीपचंद का पूरा परिवार लखनऊ में शिफ्ट हो गया। दीपचंद पीएससी के ऑफिसर के तौर पर राजधानी में ड्यूटी कर रहे थे। जब इन्होंने ओम प्रकाश की पहली शादी के बारे में सुना तो ना थोड़ा झिझक होता है, पर इस शादी में सिचुएशन ऐसा हो गया था कि कुछ कर नहीं सकते थे। इसमें गलती किसी की नहीं थी। इसके बाद यादव परिवार उस यादव परिवार से मिलता है, बात आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार ओम प्रकाश का परिवार जल्दबाजी में वो गलती नहीं करना चाहता था जो पहली बार शादी में हुआ। अच्छे से देखने परखने के बाद 2009 में ओम प्रकाश और रचना की शादी करा दी जाती है। अर्चना अपने ससुराल आ गई। वैसे जॉइंट फैमिली थी, घर में इतने सारे लोग थे। अब जब इतने लोग हैं तो ढेर सारे काम भी होंगे, इसलिए अर्चना को अब कई सारे काम भी करने पड़ते थे। शादी के 3 साल बाद यानी 2012 में इस जोड़ी को एक बेटा हुआ, नाम रखा नितिन। एक दिन बच्चे के जन्म के बाद अर्चना का एक और काम बढ़ गया। अभी बच्चों को संभालने घर को एक दिन गुस्से में आकर इसने अपने पति से बोला कि अब हमें अलग रहना चाहिए, यह सारा कुछ नहीं संभाल सकती, चलो कहीं और रहने चलते हैं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। यह सुनकर ओम प्रकाश भी गुस्सा हो गए कि जिन भाई और माँ ने इसकी देखभाल की, पढ़ाया लिखा है, इस लेवल पर पहुँचा, उनको कैसे छोड़ दूँ। हम यहीं पर रहेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। अलग रहने वाली बात के बारे में जब दोनों भाइयों और माँ को पता चला तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं होती है, फिर भी ओम प्रकाश अपने परिवार से दूर रहना नहीं चाहता था। बात करने पर सुझाव निकल कर आया कि फर्स्ट फ्लोर पर रहो और अलग खाना बनाओ। अर्चना इस बात को मान गई और अपना अलग अलग खाना बनाने लगी। इसको अब बाकी के फैमिली मेम्बर से कुछ खास मतलब नहीं था। अब इसको कम मेहनत करनी पड़ती थी। अभी आराम से रहने लगी, सब कुछ सही हो गया। धीरे धीरे ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन अचानक से 21 जनवरी 2016 को पता चला कि ओम प्रकाश और उनके बेटे नितिन का कत्ल हो गया। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने इनका कत्ल कर दिया। मामला साफ साफ लूटपाट का लग रहा था। घर पर डीआईजी और एसएसपी जैसे ऑफिसर आ चुके थे फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लेती है। इस केस पर अब सीएम और राज्यपाल की भी नज़र थी। जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घर की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने एक बात पर गौर किया कि घर के पीछे के दरवाजे और फर्स्ट फ्लोर के मेन दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है। इसे अंदर से ही तोड़ा गया था। आमतौर पर अगर कोई लुटेरा आता तो बाहर से कुंडी को तोड़ता, ना कि अंदर से। अंदरूनी दरवाजे पर ज़्यादा चोट के निशान थे, लेकिन यह सब
करते समय बहुत शोर भी हुआ होगा, पर किसी घर वाले ने सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? ये लोग कहाँ थे? इसके बाद घर वालों से पूछताछ किया जाता है। मामला 20 जनवरी की रात को हुआ था। इसी रात को थोड़ी दूर किसी जाने वाले के घर पर वेडिंग एनिवर्सरी थी, पार्टी थी। पूरे परिवार को इनविटेशन मिला था, सभी लोग वहीं गए थे। कल रात को अर्चना की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह नहीं जा पाई। ये घर पर अकेली रही। बाद में ओम प्रकाश भी अपने बच्चे को लेकर वापस घर आ जाते हैं। सोचा कि पत्नी घर पर अकेली है, ऊपर से बेटा भी मम्मी के पास जाने की जिद कर रहा था। वारदात के समय घर पर ओम प्रकाश, उनकी पत्नी अर्चना, उनका बेटा नितिन ही मौजूद थे। अर्चना का रोते हुए हाल बेहाल हो चुका था। पुलिस इनसे जैसे तैसे बात कर दी है। अर्चना ने बोला कि कल रात को यह घर पर अकेली थी। कुछ बदमाश दरवाजे की कुंडी तोड़कर घर में दाखिल हुए हैं। अपने कमरे में सोई हुई थी, उन्होंने इसे कमरे में ही बंद कर दिया। यह दरवाजे को पीटती रही, लेकिन किसी ने नहीं खोला। आगे पता नहीं क्या हुआ। पोस्टमार्टम में पता चला कि ओम प्रकाश के बिस्तर पर किसी भारी भरकम चीज़ से वार किया गया था, जैसे किसी हथौड़े से या बिस्तर के पीछे हुआ था। सर के अलावा इनके शरीर पर और कहीं भी चोट का निशान नहीं था, जिससे लगे कि इनको और बदमाशों के बीच में हाथ पाई हुई है। यानी ओम प्रकाश के बेड पर पेट के बल सो रहे थे। बात आई कि अगर यह सो रहे थे तो उन बदमाशों ने इन्हें क्यों मारा? चुपचाप चोरी करके क्यों नहीं चले गए? और उनकी पत्नी को कमरे में क्यों बंद किया? अर्चना के शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था। यहाँ ओम प्रकाश को हथौड़ा जैसे हथियार से खत्म किया गया था, लेकिन बच्चे को गला घोट कर बच्चे के गले पर हथेली के साफ निशान भी थे। अर्चना से थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी से पूछताछ किया जाता है। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से चेंज हो गई। अर्चना का हमसे अलग होने के बाद इसे आराम ही आराम था। इससे ज़्यादा घर के काम में ना करने पड़ते थे, ज़्यादा खाना बनाना पड़ता था, काम कम होते थे। इस वजह से इसके पास भरपूर समय होता था। अब ये क्या करे, दिन भर ये फ़ोन में लगी रहती थी। शुरू में तो ओम प्रकाश भी इसे देखकर सोचते चलो अब यह खुश तो है, सोशल मीडिया का यूज कर रही है, लेकिन धीरे धीरे अर्चना कुछ ज़्यादा ही फ़ोन में व्यस्त रहने लगी। इसके जिन्हें में जो काम थे उसे छोड़कर फ़ोन में लगी रहती थी। ओम प्रकाश जब इसको बोलते तो यह कहती कि बाद में करेगी। अब इसने अपने पति और बच्चे का भी ध्यान रखना कम कर दिया। पति इससे फ़ोन मांगते कि आखिरकार क्या चल रहा है, इसकी वजह से तुम हम पर ध्यान नहीं दे रही हो, मुझे दिखाओ क्या हो रहा है। ओम प्रकाश से फ़ोन मांगते हैं, लेकिन अर्चना ने फ़ोन नहीं दिया। इस वजह से पति पत्नी झगड़ा शुरू हो गए। धीरे धीरे जब झगड़ा हद से ज़्यादा होने लगा तो दिसंबर 2015 में अर्चना ने अपने बेडरूम खारिज कर दिया और बगल वाले रूम में रहने के लिए चली गई। ओम प्रकाश और उनका बेटा बेडरूम में सो रहे थे और अर्चना अलग रूम में। माताजी के बयान से पुलिस समझ गई कि पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं थे। शायद इसने तो कत्ल ही सुपारी नहीं दी। अर्चना अब पुलिस की नज़र में आ जाती है। ओम प्रकाश की माताजी के अनुसार अर्चना दिन भर फ़ोन में लगी रहती थी, जिससे पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गए। यह फ़ोन ही झगड़े की जड़ है। पुलिस ने सोचा कि आखिर इसमें क्या है। अर्चना अपने सारे काम छोड़कर फ़ोन यूज कर रही है। पुलिस फ़ोन को कब्जे में ले लेती है। इसके बाद इसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है। इसमें फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप्स भी थे। इन सब की जांच की जाती है। पुलिस को कॉल डिटेल्स में कुछ खास चीज़ें नहीं मिली, लेकिन एक शख्स का नंबर मिला जिससे कई कई घंटे हर रोज़ बातें हो रही थी। कभी वो कॉल करता तो कभी यह नंबर के जरिए उस शख्स के बारे में पता किया जाता। पता चला कि इसका नाम अजय यादव है। यह जिला पंचायत सदस्य और प्राइमरी स्कूल का टीचर था। पुलिस को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इनकी अर्चना के साथ चैटिंग मिली। लगा कि इन दोनों का आपस में कुछ अफेयर चल रहा है। सिचुएशन के हिसाब से पुलिस अभी अर्चना से इस बारे में पूछताछ नहीं कर सकती थी। सोचा कि इससे पूछ नहीं सकते तो क्या हो गया, उस अजय यादव से तो पूछ सकते हैं। अब अजय का एड्रेस ढूंढा जाता है। पता चला कि फिरोजाबाद के स्वामी नगर का रहने वाला था। बिना देरी किए पुलिस की टीम से पूछताछ करने के लिए निकल जाती है। इसको उठाकर अपने साथ लाती है। इसने सारी चीज़ों का भंडा फोड़ दिया। अब तो सारा राज खुल गया। सारी चीज़ों का भंडा फोड़ दिया, अब तो सारा राज खुल गया। पुलिस वापस ओम प्रकाश के घर पर आई। उनके पास सॉलिड एविडेंस और चश्मदीद गवाह या कातिल था। पुलिस अर्चना से कहती है कि आपसे हमें पूछताछ करनी है, आप पुलिस स्टेशन चलिए। वहाँ मौजूद लोग और खुद बोलने लगी, ये कैसे हो सकती है, ये कैसे जा सकती है, अभी सही समय नहीं है, बाद में चलेगी। फिर पुलिस ने साथ लाए अजय यादव को अर्चना के सामने बुला लिया। अजय को अपने सामने देखकर अर्चना सन्न रह गई। अब इन दोनों को पुलिस स्टेशन लाकर इनसे पूछताछ करते हैं। उधर घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, पुलिस आखिर क्या कर रही है। इधर अर्चना और अजय ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। 2014-15 के बीच में जब अर्चना अपने पति और बच्चे के साथ अलग रहकर बनाने खाने लगी तो इससे केवल 3 ही लोगों के लिए खाना बनाने होते थे, जो फटाफट बन जाते थे। ये कुछ भी बनाकर खिला देती थी। बाकी और भी काम होते थे जिसे जल्द से जल्द ख़त्म कर लेती थी। काम खत्म होने के बाद यह बोर होती थी कि आखिर करें क्या करें। इसने फेसबुक पर अकाउंट बनाया और यूज करने लगी, लेकिन यह ज़्यादा लोगों से उतना बात नहीं करती थी। जिस समय इसको एक आदमी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, यह अजय यादव था। इसके प्रोफाइल में अखिलेश यादव जैसे पॉलिटिशियन की फ़ोटोज़ थीं। क्योंकि अर्चना के पिता सीएम की सिक्योरिटी में थे तो अर्चना सीएम से कई बार मिल चुकी थी, जान पहचान थी।
इसे लगा कि इनको पार्टी का है, इसलिए उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और बातें करने लगे। बातों के दौरान अजय को पता चला कि उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है। फिर ये इसको इम्प्रेशन करने के लिए पॉलिटिक्स की बातें करने लगा, जिससे अर्चना रिलेट कर पाती थी। समय के साथ अजय से प्रेम करने लगी। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया और कॉल पर बातें करने लगे, व्हाट्सएप चैट करने लगे, फेसबुक पर चैटिंग होती थी। जब ओम प्रकाश से पूछते हैं कि किससे बात कर रही हो, तो यह कहती है कि इसका दूर का रिश्तेदार है। इसी में दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। अजय ने बोला कि लखनऊ आ जाओ। इत्तेफाक से अर्चना का मायका भी यहीं पर था, लखनऊ में। अजय ने रूम बुक कर लिया। अब अर्चना मायके जाने के बहाने लखनऊ आने लगी, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने लगी। दोनों में शारीरिक संबंध भी बन गए। जब गोरखपुर में पति घर पर ना हो तो अजय को यहाँ भी बुलाती थी, किसी को शक ना हो इसलिए। कहते कि यह दूर का रिश्तेदार है। 4 दिनों तक यह अर्चना के साथ उसके ससुराल में रहता था। पति और बेटा अपने बेडरूम में सोते और अर्चना अलग, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। जब उसके पति ओम प्रकाश को इस पर शक हुआ तो यह मना करते हैं कि इस आदमी से बात मत करो कि अर्चना ने एक नया सिम ले लिया और उससे बात करने लगी। अर्चना ने अजय से कहा कि तुमसे शादी करना चाहती है। अजय भी राजी हो गया, लेकिन उनके प्यार के रास्ते में केवल एक ही रोड़ा था, ओम प्रकाश यादव। इसलिए अर्चना ने उसको खत्म करने का प्लान बनाया। कई दिनों तक यह प्लानिंग करती रही। प्लान तो बन गया कि क्या और कैसे करना है, लेकिन एक डेट चाहिए थी। यह डेट मिली 20 जनवरी 2016। इस दिन घर के सभी लोग थोड़ी दूर वेडिंग एनिवर्सरी के फंक्शन में गए थे। पूरा घर खाली था। अजय को इसने पहले ही बोल दिया था यह ट्रेन से अपने साथ हथौड़ा लेकर आता है। दोनों अकेले अर्चना के ससुराल में मिलते हैं। रात के 10 बजे तक ओम प्रकाश अपने बेटे को लेकर पार्टी से घर पर आए। अर्चना ने अजय को अपने रूम में छिपा दिया, फिर अपने पति ओम प्रकाश से मिलती है, बेटे को रूम में सुलाती है। थोड़ी देर ओम प्रकाश टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। अर्चना ने वेट किया। रात की 12 बजे तक यह गहरी नींद में जा चुकी थी। फिर अर्चना अपने रूम से अजय को बुलाती है, वह भी हो गया था। इसके बाद को जगह कर लाती है। फिर लाए गए हथौड़े से ओम प्रकाश के सर पर वार करना शुरू कर देती है। इससे थोड़ा शोर मचा, बच्चा जग गया और सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। यह डर कर अपनी माँ को गले लगा लेता है। माँ खुद अजय से कहती है इसको भी मार डालूं, इसने हमें देख लिया, सबको बता देगा। अजय मना कर देता है कि बच्चे को कैसे मारे, वह उसकी आंखों में देख रहा है। ऐसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है, इससे नहीं होगा। इसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर अर्चना ने खुद 4 साल के बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में यह भी शांत पड़ गया। इसको पिता के पास लेटा देते हैं। अभी तक घर के बाकी लोग नहीं आए थे। इसके बाद उन्होंने दरवाजों की कुंडी वगैरह तोड़ी, कमरे के अस्त व्यस्त किया। अर्चना ने अजय को कुछ जेवर और मोबाइल फ़ोन दिए और भगा दिया ताकि लूटपाट का केस लगने लगे। बाद में पुलिस ने तत्काल हथौड़े, चोरी कर हुए गहने, मोबाइल फ़ोन और बाकी चीज़ें अजय को बरामद कर देती है। यह सारी कहानी अब मीडिया में आई तो लोगों को गुस्सा फूट उठा। एक माँ अपने बेटे और पति के साथ ऐसा कैसे कर सकते। केवल 24 घंटों के भीतर ही पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया। पुलिस के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि 21 जनवरी की रात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सारी चीज़ें बतानी पड़ी। पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है। सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। 13 अक्टूबर 2020 तक गोरखपुर अपन सेशन कोर्ट में अर्चना यादव और अजय यादव को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है।